दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। आज हम जिन क्वेश्चंस पे बात करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस 22 अगस्त 2024 की शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है, मतलब इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो लिस्ट दी गई है जिसको कि मैच करना है। एक लिस्ट में दिया गया है काइंड्स ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज, दूसरी लिस्ट में दिया गया है डिस्क्रिप्शन। इसका हम हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। कक्षा संसाधनों के प्रकार एक सूची में दिया गया है और दूसरी सूची में विषय दिए गए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने संसाधन कैसे दिए हैं? साधारण संसाधन, मिश्र संसाधन, जटिल संसाधन और अमूर्त संसाधन। ठीक है, अब साधारण संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मिश्र संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जटिल संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब हमें देखना है। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक करके हम इसको देखते हैं। सिंपल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? सिंपल रिसोर्सेज में क्लासरूम टीचिंग के लिए वो सारी फिजिकल एड्स आ जाएंगी जिनका हम यूज़ करते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, वाइट बोर्ड आ जाएगा, चॉक आ जाएगा, डस्टर आ जाएगा, मार्कर पेन आ जाएगा। ठीक है, चार्ट्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सिंपल रिसोर्सेज हैं। सिंपल रिसोर्सेज वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रयोग करके हम बच्चों को कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पर वन बाय वन हम कनेक्ट करते हैं। सिंपल रिसोर्सेज किससे किससे हो रहा है? देखिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन ए आपका किससे कनेक्ट हो रहा है? 3 से। कंपाउंड सोर्सेज में कम से कम दो चीज़ों का मिश्रण होता है, दो टीचिंग एड्स का मिश्रण करके हम कंपाउंड सोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूज़ ऑफ 2 और मोर देन 2। ठीक है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। तो हम ये देखते हैं कि ए का ऑप्शन 3 और बी का ऑप्शन 4 किस में आ रहा है? ए का ऑप्शन 3 और बी का ऑप्शन 4 में आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन नॉट बी हेल्ड एज द करेक्ट मोटिव ऑफ क्वेश्चन आंसर टेक्निक इन टीचिंग। इसका हिंदी वर्जन देखिए। शिक्षण में प्रश्न उत्तर तकनीक के सही उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं लिया जा सकता है? किसे नहीं लिया जा सकता है? पहले हम ये देखेंगे किसे किसे लिया जा सकता है। किस में लेना है? शिक्षण में जो प्रश्नोत्तर तकनीक है उसके सही उद्देश्य के रूप में किसे लिया जा सकता है? ज्ञान की परीक्षा करना। जी बिल्कुल, आप प्रश्नों के माध्यम से छात्र की जिज्ञासा को शांत करते हैं और ये जानते हैं कि उसका लेवल कहाँ तक है, उसने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। कठिनाई का पता लगाना। जी बिल्कुल, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम छात्र की कठिनाई का पता लगा पाते हैं कि वो कहाँ किस चीज़ में फंस रहा है या किस चीज़ में उसको दिक्कत आ रही है। भयभीत करना और आत्मविश्वास में बाधा डालना, ये तो जाहिर सी बात हो ही नहीं सकता। चिंतन और मौलिकता को बढ़ावा देना। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो छात्र को चिंतन और उसकी मौलिकता को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ क्या नहीं होगा ये ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन? किसे नहीं लिया जा सकता? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एक्रोनिम स्वयं रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सभी जानते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इसको आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के लिए कौन कौन से उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित किसे समालोचनात्मक और तर्कसंगत चिंतन की योग्यता के विकास का घटक माना जाता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, आत्मनिष्ठ सच्चाइयों को स्थापित करना, संगत तथ्यों और सिद्धांतों का चयन करना, अनुमान और निष्कर्ष निकालना। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है? निम्नलिखित किसे समालोचनात्मक और तर्कसंगत चिंतन की योग्यता के विषय विकास का घटक माना जा सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे, समालोचनात्मक और तर्कसंगत, ये आपका कीवर्ड है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ आएगी समस्याओं का पहचान करना। जी बिल्कुल, समस्याओं का पहचान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कहाँ किस चीज़ में हमें समस्या आ रही है। समस्याओं का विश्लेषण करना, बिल्कुल
समस्या कैसी है, किस प्रकार की है, ठीक है, गंभीर है या उतनी गंभीर नहीं है। आत्मनिष्ठ सच्चाइयों को स्थापित करना, आत्मनिष्ठ सच्चाइयों को स्थापित करने का मतलब होगा सब्जेक्टिव जो आपकी देखिए, टू इस्टेब्लिश सब्जेक्टिव ट्रूथ्स। सब्जेक्टिव ट्रूथ्स का मतलब हो गया कि आपका जो व्यक्तिगत सत्य है वो भले ही व्यवहारिक रूप में सत्य ना हो, तो हमारा जो व्यक्तिगत सत्य है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ लिखा होता, ठीक है, तो इसको हम सही मान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आत्मनिष्ठ सच्चाइयों को स्थापित करना ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो तर्कसंगत चीज़ आएगी और जो समालोचनात्मक चीज़ आएगी उसमें जो पर्सनल बिलीफ है, जो पर्सनल बायस है, एक तरीके की अपनी अपना बायस है, उसको हमको दूर रखना होता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, संगत तथ्यों और सिद्धांतों का चयन यस। जो भी समस्याओं से संबंधित तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। अनुमान और निष्कर्ष निकालना, जी हाँ, समालोचनात्मक और तर्कसंगत चिंतन का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है, अनुमान और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो जाएंगी, ए बी डी एंड ई। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, यस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैच ब्रिक्स टाइप ऑफ लर्नर्स दिया गया है एक लिस्ट में, और दूसरी लिस्ट में दिया गया है इंडिकेटर, ठीक है। मैच ब्रिक्स एक इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके संबंध में मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा अभी। इसके संबंध में थोड़ी सी चीज़ हम जान लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है, यस। यहाँ पर मायर्स और ब्रिक्स की जो बात की गई, तो आप जान लीजिए कि मायर्स और ब्रिक्स ने एक इंडिकेटर जो है, एक तरीके का इन्होंने टूल विकसित किया था, जिसको कि मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल था, ठीक है। और ये आधारित था कार्ल जंग की जो थ्योरीज थी उस पर। कार्ल जंग एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट थे, उनकी किसी थियोरी पर ये इन्होंने इसे विकसित किया था, मैट्स और ब्रिक्स ने। ये दरअसल एक पिता और पुत्री की जोड़ी थी जिसने इस टूल का विकास किया था, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि इसके जो ऑप्शंस दिए गए कौन कौन से हैं और उनका क्या मीनिंग है। जजिंग लर्नर्स, एक्सट्रोवर्ट लर्नर्स, द इंट्यूटर्स और द थिंकर्स, ठीक है। तो इसमें हम वन बाय वन बात करते हैं कि कौन क्या किससे संबंधित हो सकता है। हिंदी में भी इसे हम देखेंगे एक बार, इस प्रश्न को हम एक बार हिंदी में भी देखेंगे। अभिज्ञ निर्णय कुशल शिक्षार्थी, बहिर्मुखी शिक्षार्थी, अंतर्ज्ञानी और चिंतक। दूसरे में क्या दिया गया है? शिक्षण में संलग्न होने के लिए बाहरी प्रेरण और पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। उन्होंने विश्लेषण, आत्म अनुशासन, तर्क के आधार पर अवैयक्तिक रूप से वस्तुओं के संबंध में निर्णय लेने का चुनाव किया। तीसरा है आवश्यक तथ्यों को जानने से संबंधित होते हैं और शीघ्र कार्रवाई करते हैं, तथ्यों में पैटर्नों और संबंधों की तलाश करते हैं। तो इस तरफ देखिए, जो हमारा जो सूची ये है, सूची नंबर 1 है, इसमें जो हम सबसे आसान जो हमारे लिए चीज़ है वो है, हम देखते हैं कि बहिर्मुखी शिक्षार्थी। बहिर्मुखी शिक्षार्थी क्या होता है? बहिर्मुखी शिक्षार्थी वो शिक्षार्थी होता है जो शिक्षण में संलग्न होने के लिए बाहरी प्रेरणा को जो है वो अपनाता है, ठीक है, पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक। जैसे कि वो इंट्रोवर्ट नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट होता है। बाहर की चीज़ों के प्रति उसके अंदर जिज्ञासा होगी, बाहर की चीज़ों के प्रति वो अपनी शिक्षा से उसे संबंधित कर पाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो बी का, यहाँ पे आप देखिए बी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही होता है फर्स्ट। देखिए, दरअसल ऐसे 16 पॉइंट्स थे जिस पर मैट्स और ब्रिक्स ने जो है ये टूल विकसित किया था, ठीक है। अब देखिए, अभिज्ञ निर्णय कुशल शिक्षार्थी कौन होगा, ठीक है, ये कौन, इसको देखिए, आवश्यक तथ्यों को जानने से संबंधित होते हैं और शीघ्र कार्रवाई करते हैं, अस्पष्टता को सहन नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप देखिए ए का ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है यहाँ पर, नहीं तो 3, ठीक है, ओके। अंतर्ज्ञानी कौन होगा भाई? अंतर्ज्ञानी कौन होगा बताओ? अंतर्ज्ञानी का मतलब हो गया कि जो तथ्यों में पैटर्नों और संबंधों की तलाश करते हैं, वे संदर्भ से अनुमान एकत्र करते हैं। मतलब जो चीज़ों से किसी संदर्भ से अनुमान लगा सके कि क्या आगे क्या घटित होने वाला है, ठीक है। तो ये अंतर्ज्ञानी आपका हो जाएगा सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
चिंतक कौन होगा? जाहिर सी बात है, विश्लेषण करना, आत्मानुशासन करना, तर्क के आधार पर अवैयक्तिक रूप से वस्तुओं के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता जिसके अंदर होगी वो चिंतक होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, ए का 3, बी का 1। यहाँ पे आप देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी से मूव करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज जनरली एसोसिएटेड विद, क्वालिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित होती है? इंडक्टिव अप्रोच से, डिडक्टिव अप्रोच से, पॉजिटिविज्म से या ऑब्जेक्टिविज्म से। हिंदी में देखिए, गुणात्मक शोध सामान्यतया निम्न में से किससे संबंधित होता है? आगमनात्मक उपागम, निगमनात्मक उपागम या प्रत्यक्षवाद या विषयनिष्ठवाद से। तो सीधी सी बात है, ये इंडक्टिव अप्रोच से हमेशा रिलेट करता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दो बात कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की इन्होंने बात की है। ठीक, अब आप देखिए इसका हिंदी वर्जन। भिन्न भिन्न कालावधियों से संबंधित प्रलेखों का गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण निम्न में से कौन से शोध अभिकल्प के समरूप है? ठीक है, प्रतिनिध्यात्मक, अनुदैर्ध्य, प्रकरण अध्ययन या तुलनात्मक। जाहिर सी बात है, केस स्टडी नहीं होगा, केस स्टडी। ठीक, केस स्टडी नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल क्यों नहीं होगा, ये भी आप जानिए। क्रॉस सेक्शनल क्यों नहीं होगा? क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि किसी एक समय अंतराल में, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दिया गया डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, तो क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा। ठीक है, केस स्टडी नहीं होगा। कंपैरेटिव में क्या होगा? कंपैरेटिव में दो चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लॉन्ग ले दे के बसता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ही हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सैंपल से जो हमें ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंतर्गत होगा, तभी हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेजरिज्म, a student will have to submit a revised thesis for which of the following similarities of thesis। हिंदी देखिए, साहित्यिक चोरी के संबंध में यूजीसी विनिमय 2018 के अनुसार विद्यार्थी को अपने शोध प्रबंध में निम्न में से कितनी समानताओं के कारण संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा। ठीक, इंग्लिश में देखिए, विल हैव टू सबमिट अ रिवाइज्ड थीसिस। रिवाइज्ड थीसिस, मान लीजिए कि आपने थीसिस लिखी और थीसिस को जब चेक किया गया तो उस थीसिस में प्लेजरिज्म के कुछ परसेंटेज आए। अब यूजीसी ने प्लेजरिज्म के 4 लेवल बना रखे हैं, 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 0 लेवल का मतलब हो गया कि अगर आपकी थीसिस में 10% तक बाह्य चीज़ों से समानता है तो उसे माना जाएगा कि चलो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। लेकिन अगर 10 से 40% तक है तो 10 से 40% तक में ये कहा जाएगा जो छात्र है उससे कि भाई जो तुम्हारा थीसिस है इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, आप इसको जो है लीजिए और दोबारा इसको रिवाइज़ करके 6 महीने के अंदर जमा कीजिए। इसमें दो चीज़ में ध्यान रखना है कि जब 10% से लेकर 40% के बीच अगर समानता है तो आपको बोला जाएगा कि आप अपनी थीसिस को रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, रिवाइज़ कीजिए और इसकी जो साहित्यिक चोरी या जो साहित्यिक समानता इसके अन्य उसके साथ मिल रही है इसको कम करके 10% के भीतर ले आइए। और कितने दिन में ले आना है? 6 महीने के अंदर ले आना है। ठीक है, अब दूसरी स्टेज आती है इसकी 40 से लेकर के 60% तक। 40 से लेकर के अगर 60% तक है आपकी अगर समानता, तो उसमें सीधे सीधे आपको जो है वो एक तरीके से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आपकी जो है जो थीसिस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका इवन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर आप 40% से नीचे हैं, मतलब देखिए यहाँ पर 12% और 27%, तो 12% और 27% के भीतर 40% के नीचे मतलब 12 और 27% हैं। आप अगर आपकी थीसिस में अगर समानता है इतना 12% 27%, तभी आपकी थीसिस में आपको उसको रिवाइज़ करने के लिए बोला जाएगा। अन्यथा अगर आप 40% से ऊपर गए
तो आप समझ लीजिए कि आपकी थीसिस कैंसिल होने के बिल्कुल कगार पे ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल दिया गया है, इसको इसके एग्जाम्पल के साथ मैच करना है। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं लगभग रोज़ ही इस तरीके के जो है वेरिएबल से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था कि जो टेम्परेचर स्केल होता है ये इंटरवल स्केल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो लेवल नहीं होता। अब देखिए नॉमिनल स्केल क्या हो जाएगा। नॉमिनल स्केल का मतलब ये हो गया कि जिसमें किसी तरीके का ऑर्डर ना हो या जिसमें नंबर ना हो किसी तरीके का। अब इन्होंने दिया है टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट से ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जंगलों के प्रकार होते हैं। कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, कोई अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट होते हैं। तो नॉमिनल में स्केल में आ जाएगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट आ जाएगा। ऑर्डिनल में क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल में हो जाएगा क्या, ऑर्डिनल में हो जाएगा आपका एंगर का लेवल, ठीक है, कि मीडियम है, हाई है, लो है। तो ये इसको आप कनेक्ट कीजिए, नंबर 1 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर बचता है ले देखिए रेशियो स्केल आ जाएगा आपका क्रॉप यील्ड के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1 किस में, यहाँ पर ये है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग एंशियंट साइट्स इन इंडिया इज़ नोन फॉर ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। भारत के निम्नलिखित प्राचीन स्थलों में से किसको मानव संचार का पुरातन रूप माना जाता है। जाहिर सी बात है धोलावीरा, भीमबेटका, रोपड़ और सिनौली। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका ही इसका सही आंसर है। भीमबेटका एक तरीके की एक गुफा है, गुफा के अंदर एक गुफा चित्र बने हुए हैं जिसमें आपको वहाँ पर 30,000 साल पुराने ऐसे चित्र मिल जाएंगे जिसमें कि लोग आपस में नाचते हुए या शिकार करते हुए दिख रहे हैं ऐसे इसमें चित्रों में, ठीक है, गुफा चित्रों में। तो भीमबेटका है इसका सही आंसर है। बाकी धौलावीरा और रोपड़ और सिनौली ये नहीं होगा, सिनौली तो अभी यूपी में है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं रथ की कुछ अवशेष मिले थे। धौलावीरा और रोपड़ नहीं होगा। धौलावीरा तो जाना जाता है कि जो उसकी नगरीय व्यवस्था थी जिसमें कि वो नाली और पानी की व्यवस्था थी उसके लिए जाना जाता है। भीमबेटका इसका सही आंसर है, क्योंकि भीमबेटका में ही भित्ति चित्र हैं, ठीक है। और वो एक तरीके से मानव संचार का पुरातन रूप माने जाते हैं क्योंकि 30,000 साल पुराने हैं। बाकी के जो तीनों हैं वो उतने पुराने नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर विदाउट हुम द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीट। किसके बिना संप्रेषण पूर्ण नहीं हो सकता है। प्राप्तकर्ता, माध्यम, लेखक, विशेषज्ञ। कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन बिना रिसीवर के कंप्लीट नहीं हो सकता। जो भी आप मैसेज भेजेंगे जब तक वो रिसीवर तक नहीं जाएगा वो कम्युनिकेशन कभी भी होल्ड नहीं करेगा, माना ही नहीं जाएगा। कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो रिसीवर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। 4 सीक्वेंस दिए गए, 4 इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको हमको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे, ट्रांसमिशन दिया गया है, इनकोडिंग, सेंडर, फीडबैक। देखिए यहाँ पे प्रसारण, कूटकरण, प्रेषक, प्रतिपुष्टि। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फीडबैक में जो फीडबैक होता है ये कम्युनिकेशन में सबसे लास्ट में आता है। फीडबैक कम्युनिकेशन में सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर होगा, ठीक है। सेंडर जो मैसेज भेजेगा फिर वो मैसेज इनकोड होगा। जब इनकोड होगा तो इनकोड होने के बाद वो ट्रांसमिट होगा। जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे गले से जो वाइब्रेशन निकल रही है ये इनकोड हो रही है, ठीक है, ये इनकोड हो रही है अलग अलग आवाज़ के माध्यम से, ठीक। और फिर ट्रांसमिट हो रही है माइक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। तो सेंडर, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन एंड देन फीडबैक, CBAD, ठीक है, CBAD। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जल्दी से। विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ आइडिएटिंग, सर्चिंग एंड टेलिंग। हिंदी में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सही परिभाषा है। विचार सृजन करने, तलाश करने और बताने की प्रक्रिया, संदेशों को भेजने, प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया। संचार संदेशों के माध्यम से सामाजिक संवाद है। संदेशों को सोचने, लिखने और चैनल से भेजने की प्रक्रिया। अब इसको हम
इंग्लिश में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डिफिनीशंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ ideating, searching and telling, process of sending, receiving and interpreting the message. Communication is social interaction through messages, process of thinking, writing and channelizing the message. यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास आंसर के लिए करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सब में दो दो का ही वो है, पेयर है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग मैसेज, ये तो होगा ही होगा एक डिफिनीशन की कम्युनिकेशन की डिफिनीशन के अंतर्गत। दूसरा है कम्युनिकेशन इज़ अ सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन है। कम्युनिकेशन में हम सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आ रहा है, बी एंड सी ऑप्शन नंबर 4 आपका बी एंड सी यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। कम्युनिकेशन टर्म्स दिए गए हैं, उनको एग्जांपल्स दिए गए हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? रिलीजियस डिस्कोर्सेज, क्वेश्चनिंग वन सेल्फ आफ्टर डूइंग अ मिस्टेक, टेकिंग पार्ट इन मीटिंग, कन्वर्सेशन होना चाहिए, कन्वर्सेशन इन कैंटीन होना चाहिए। ओके, हिंदी का इसका वो देखिए, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, सामूहिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, धार्मिक प्रवचन, कोई गलती करने के बाद स्वयं से प्रश्न पूछना, बैठक में भाग लेना, कैंटीन में बातचीत करना। सबसे पहली बात क्या आ गई? औपचारिक संचार। औपचारिक संचार में क्या हो जाएगा? किसी मीटिंग में जब आप भाग लेते हैं तो आपका औपचारिक संचार होता है, ठीक है। बैठक में भाग लेना, मीटिंग में भाग लेना आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी किसी के साथ बैठकर, ठीक है, कहीं भी हम कैजुअली जो कम्युनिकेशन करते हैं वो अनौपचारिक संचार कहलाता है। कैंटीन में बैठ के अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो वो क्या होगा? बेहद ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो व्यक्ति खुद से खुद के बारे में पूछता है। जब व्यक्ति अपने से अपने बारे में खुद बात करता है, खुद से खुद को कुछ कहता है, तो वो क्या हो गया? अंतःवैयक्तिक संचार। कोई गलती करने के बाद जब आपके मन में कोई जिज्ञासा उठती कि गलती क्यों हुई, इस गलती को सुधारा जा सकता था, ये गलती इस तरीके से बच सकती थी, लेकिन तो ये सारे क्वेश्चन जब आप खुद से पूछते हैं तो एक तरीके का वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। तो ये आपका कनेक्ट होगा नंबर 2 से। सामूहिक संचार क्या हो जाए? धार्मिक कहीं प्रवचन हो रहा है, एक बाबा जी बैठ करके कुछ बता रहे हैं और बहुत हज़ारों लोग उनको सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा और बी का 4। ए का 3, बी का 4, ये है ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। फैलेसी ऑफ रेलेवेंस कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा फैलेसी ऑफ रेलेवेंस नहीं है, इसका आप हिंदी वर्जन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिकता का तर्क दोष नहीं है?